हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी सीरियस टॉपिक है और यहाँ पर जो इन्वेस्टेड हैं उन लोगों के लिए तो देखना ही चाहिए, जो दूसरे लोग हैं उनको भी इस पूरे वीडियो को देखना चाहिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करना चाहिए ताकि वो इन्वेस्ट करते टाइम जो ये ऐसी हेडेक लेते हैं ना वो ना लें, क्योंकि हम अपना पैसा दे रहे हैं उसके बाद साथ में हेडेक ले रहे हैं तो वो गलत है। और यहाँ की जो मैं बात करने वाला हूँ M3M की बात कर रहा हूँ। M3M में यहाँ पर ईडी ने, आपको पता ही होगा, जो रूप बंसल जी हैं उनको अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट ने भी, जो स्पेशल कोर्ट है उसने भी 7 डेज के लिए ईडी की कस्टडी में सौंप दिया है। अब बात यहाँ पर आती है कि जो यहाँ पर निवेशक हैं उनका क्या होगा, क्या उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा, रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इसका कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम बात करें कि ये ऐसी कंडीशन आती क्यों है। क्या हम एक दूसरे को देखकर या भीड़ को देखकर तो निवेश नहीं कर रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी अपने वीडियोज़ में, जो मैंने काफ़ी वीडियोज़ इन प्रोजेक्ट्स पे बनाए हैं, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और जो भी प्रोजेक्ट M3M का लॉन्च होता है उसमें एक चीज़ तो है कि वो जो चैनल पार्टनर्स हैं उनके लिए एक फेस्टिवल होता है, क्योंकि यहाँ पर कमाने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है और इन्वेस्टर होते हैं वो भी रेडी होते हैं, क्योंकि जो स्कीम्स हैं, जो प्लान्स हैं वो इस टाइप की होती हैं कि वहाँ पर क्लाइंट को लगता है कि शायद ये मौका दोबारा ना मिले, इस लोकेशन में कोई दूसरा बिल्डर इस टाइप का आए या ना आए। और इन्हीं वजह से हम जल्दबाजी में, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फंस गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी प्रोजेक्ट को ख़रीदें तो कम से कम थोड़ा तो ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैं बताऊँ, मैंने हर एक प्रोजेक्ट के बारे में जो मुझे जो डर था, वो सारे रीजंस, क्यों था वो डर, वो सारे रीजंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आप मेरे वीडियो कोई भी उठाकर देख लो M3M के, आपको आइडिया लग जाएगा। जब सारे देखोगे तो वही चीज़ें निकल कर आएंगी जो धीरे धीरे आ रही हैं, चाहे वो नोएडा की न्यूज़ हो M3M के लिए, चाहे गुड़गांव की न्यूज़ हो M3M के लिए, और चाहे आज की न्यूज़ हो M3M के लिए। वो सभी वही बातें हैं जो मेरी पहले से चिंताएं थी और मैं इन्हीं के लिए वरीड था। यही मुझे डर था कि कहीं आगे जाकर ऐसी कंडीशंस ना हो जाएं, क्योंकि मैं आपको इतना तो बता देता हूं कि जो भी प्रोजेक्ट के बारे में जितना मैं डिटेल में जानता हूं और जितना मैंने रिसर्च करके बैठा हूं, आप कहीं भी गलत जगह पर नहीं फंसेंगे, इतना मैं बता सकता हूँ। हो सकता है मैं कॉल ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, बट आपको मैसेज पर रिप्लाई कर देता हूँ। व्हाट्सअप मैसेज मुझे ज़रूर करें यदि आपको कुछ भी जानना है। नेक्स्ट वीडियो में जो यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको शेयर करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि M3M के लिए मैंने काम नहीं किया या मैंने फोरम नहीं लगाए, मेरे फोरम लगे बहुत कम, बट उन लोगों के लिए जिनको M3M में उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना ही था, क्योंकि मैंने बिल्कुल पूरी तरह से बता दिया था उनको कि ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। बाकी मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो विश्वास है वो टूटे ना, और इसके लिए मैं हमेशा, चाहे मुझे मेरा कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो या कितना भी फ़ायदा होता हो, मैंने बार बार उसको ठुकराया है, मैंने उसको छोड़ा है। यहाँ पर जो डील हो सकती हैं उसकी शायद 5% भी मेरी डील नहीं हुई होंगी, सिर्फ इसी वजह से कि मेरा विश्वास टूटे ना। और आप पूरी मार्केट में देख लें, यदि आपको कोई सच्चाई बता दे तो मैं आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए उस बंदे का, यदि कोई ऐसा बंदा है तो उसे भी प्रमोट करना चाहिए, उसे भी मोटिवेट करना चाहिए, ताकि मैं भी जान पाऊँ और मैं अपने वीडियो में उसका नाम भी ले पाऊँ। अब सब लोग, जैसा आप जानते हैं, आईरियो पर काफ़ी ईडी की रेड्स पड़ी थी और उसके बाद पता लगा था कि 400 करोड़ इन्होंने गलत तरीके से बिल्डर को भी भेजा है, पैसे का दुरुपयोग किया है जो इन्वेस्टर का पैसा था। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो अच्छे बिल्डर्स हैं उनमें M3M की स्पीड बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और ये कहीं ना कहीं एक डर का कारण भी बन सकता है। कुछ लोगों ने उसे इग्नोर किया। मैंने तब भी बताया था कि ग्रोथ रेट ज़्यादा होना गलत नहीं है, वो अच्छा है, बट उसके ग्रोथ रेट को मेंटेन रखने के लिए, उस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए और गलत तरीके यूज करना वो बेहद गलत है, क्योंकि वहाँ पर पैसा क्लाइंट का फंसा हुआ है और वो यदि कुछ भी, एक छोटी सी भी चिंगारी भी लगी ना तो आग कब लग जाएगी पता भी नहीं। और बड़े से बड़े जो बिल्डर्स हैं, बड़े से बड़े ग्रुप्स हैं, वो कब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि M3M इस टाइम पे बिल्कुल पूरी तरह से बिखर जाएगा, ग्रुप बिखर जाएगा, नहीं। अभी M3M में दम है, मैं ये नहीं मानता, बट जो ये चिंगारी लग रही है ना धीरे धीरे, यदि ऐसे ही लगती रही, ऐसे ही न्यूज़ आती रही, तो M3M के पास इन्वेस्टमेंट यदि कम हुआ, क्योंकि बिल्डर का जो तरीका है, मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा एक वीडियो कि बिल्डर किस तरीके से, M3M किस तरीके से काम कर रहा है, और यदि उस तरीके से पैसा रुका और इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पहले के यहाँ के इन्वेस्टर को, फ्यूचर में जो इन्वेस्टर होने वाले हैं उनके लिए भी।
अब काफ़ी सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि M3M की स्पीड है वो तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्पीड, तो वो तो मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ। और हमेशा हर एक वीडियो में मैंने शेयर किया है कि जो कंस्ट्रक्शन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बिल्डर्स हैं उनके बराबर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी यदि इसी तरीके की न्यूज़ आती रही तो ये स्पीड रह पाएगी। क्योंकि हमेशा चाहे मार्केट कोई भी हो, उसमें देखिए स्ट्रेटेजी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसके प्रमोटर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी बहुत बड़ा रोल होता है। बट उसके साथ साथ जो भावनाओं का रोल होता है, जो इमोशंस किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े होते हैं, किसी ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और जिस दिन वो नेगेटिव हुए ना, जिस दिन हमें लगा ना कि ये बिल्डर गलत है, उसी दिन इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो बिल्डर को बहुत बड़ा लॉस होगा, और मेरे लिए भी और इस मार्केट के लिए भी। तो क्या दूसरे जो रियल एस्टेट मार्केट है उस पर भी इफेक्ट होगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और अभी M3M के साथ भी ऐसे देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि M3M के पास जो फ़ंड की कमी बिल्कुल नहीं है। ये आज मैं भी मानता हूँ कि फ़ंड की कमी नहीं है, बट ऐसा ही यदि चलता रहा तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। बट आज के दिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो तो पैनिक में बिल्कुल ना आए, अभी ना आए, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने इन्वेस्ट ही कर दिया तो आपको वेट ही करना बनता है, कुछ आप कर भी नहीं सकते। बाकी उम्मीद की जा सकती है कि बिल्डर सुधार करेगा, जो इम्प्रूवमेंट करेगा। काफ़ी सारे ऐसे जो आगे जो डील होती हैं या ये जो भी उनका काम करने का तरीका है उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि M3M एक छोटा बिल्डर नहीं रहा कि 2-3 प्रोजेक्ट हैं और किसी भी तरीके से चल सकता है। अब हम गलती क्या करते हैं? गलती हम यही करते हैं कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे देखिए रियल एस्टेट मैं भी मानता हूँ और हर कोई मानता है, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आप देख लीजिए, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या कहीं भी हो, उनका जो एक अलग से एक पोर्टफोलियो बना होता है ना, उसमें रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट किया होता है वो फर्स्ट या सेकंड पर मिलेगा ही मिलेगा। ये हमेशा होता है, क्योंकि रियल एस्टेट सबसे सेफ़ इन्वेस्ट माना जाता है। कि एक बात तो आप सबने सुनी होगी कि ज़मीन कभी इंसान को नहीं लुटाती, ज़मीन मीन्स प्रॉपर्टी, और यहाँ भी यही सेफ निवेश है, मैं भी कहता हूँ। बट यदि आप लालच में आकर निवेश कर रहे हैं, देखिए यदि 15% आप सोचते हैं कि मुझे 15% ROI मिल जाए, एनुअल रिटर्न मिल जाए, तो बुरा नहीं है, अच्छी सोच है आपकी, आपको करना चाहिए। क्योंकि यदि रेंट और एप्रिसिएशन दोनों मिलाकर भी यदि आपको ROI मिल रहा है इतना, तो बहुत अच्छा है। बट आप यदि 30% के लिए जाना चाहेंगे और उसके लिए आप ये कुछ भी नहीं देखेंगे, कोई रिसर्च नहीं करेंगे, और उसके बाद वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो रिस्क तो वहाँ पर होगा और काफ़ी ज़्यादा होगा। और मेरा तो एक सिंपल सा मंत्र है रियल एस्टेट में, यदि आप 15% यहाँ पर ROI निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा है। बट आप यदि 30% निकालने के चक्कर में और अपनी इन्वेस्टमेंट को एक रिस्केबल इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी। क्योंकि उसमें तो वही होता है, आर या पार वाला गेम खेलते हैं, इधर रह गए तो अपना अच्छा 30% आ जाएगा। लेकिन हम दूसरी साइड नहीं देखते कि उस 30% के चक्कर में हम जो निवेश कर रहे हैं वो 100% का लॉस हो सकता है। 30% के चक्कर में 100% का लॉस हो सकता है। यानी कि 30% का प्रॉफिट नहीं, हम एक्स्ट्रा 15% के लिए, 15% तो आपको एक नॉर्मल प्रॉपर्टी में मिल जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप समझिए। 15% तो आपको नॉर्मल प्रॉपर्टी में मिल जाता है, लेकिन यदि 30% के चक्कर में आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक रिस्केबल इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, यानी कि 15% एक्स्ट्रा, तो उस 15% के चक्कर में आप अपना 100% दांव पर लगा रहे हैं। कम से कम 50-50 तो होना चाहिए। अब आप सोच लो कि आप निवेश कहाँ गलती कर रहे हैं। आप नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वैसे मैं अपने व्यूअर्स को तो पहले बता देता हूँ, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर एक वीडियो पहले ही डाल देता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट ठीक रहेगा, कौन सा बिल्डर ठीक रहेगा। हाँ, काफ़ी टाइम से मैं कॉल नहीं ले पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ पर हर एक क्लाइंट का कॉल ले पाऊँ। वो कैसे ले पाऊँ वही मैं देख रहा हूँ। और जो आपको 15% एक्स्ट्रा ROI के चक्कर में जो लोग पड़े रहते हैं ना, इस गेम में जो पड़े रहते हैं, मैं उनका ये बता दूं, मुझे खुद उनसे डर लगता है। क्योंकि कोई भविष्य का वॉरेन बफेट बनेगा, कोई भविष्य का बहुत बड़े इन्वेस्टर बनेंगे, बट यदि पहला इन्वेस्टमेंट यदि ऐसा कर दिया तो याद रखना, आप खुद ही नहीं, आपके अपने कितने नॉन होंगे जिनमें से कोई एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बन सकता था, लेकिन आपकी जो नेगेटिविटी है वो हर जगह यही फैल जाएगी कि भैया कुछ भी कर लेना बट प्रॉपर्टी मत खरीद लेना। यानी कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट को आप दुनिया के लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बताएंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना यानी कि सबसे बड़ी भूल। लेकिन आपने ये नहीं देखी कि रियल एस्टेट में नहीं, आपने प्रॉपर्टी जहाँ पर गलत इन्वेस्टमेंट किया है अकेला, वो गलत है। यदि आप किसी अच्छे बिल्डर से करते हैं, आप देखिए ना, आप 50 बिल्डर करते हैं
आप 50 बिल्डर की लिस्ट बनाइए, उसमें 2 बिल्डर ऐसे हैं जो आपको गलत निकलेंगे, जो आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव लेके जाएंगे, बाकी 48 आपको पॉजिटिव रखेंगे, आपके पोर्टफोलियो को पॉजिटिव रखेंगे। और वहीं यदि आप कोई भी दूसरा मार्केट देख लीजिए, बेशक स्टॉक मार्केट देख लें, कोई और भी कुछ भी जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे देखिए 50-50 चलता है। बट यहाँ पर आप किसी भी, मैं लिस्ट बनाइए, मैं आप कहेंगे तो मैं भी बना के ऐसे वीडियो शेयर कर दूंगा, बट आप खुद से लिस्ट बनाकर देख लीजिए, तब कहता हूँ मैं सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट है और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी कर दो। बट एमसीएम के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा कि मैं एमसीएम के बारे में बोल रहा था, कि आप अच्छे से R&D कीजिए। आपको लगे, मतलब आप उन प्लान्स के चक्कर में मत पड़िए। मैं ये नहीं कहता एमसीएम में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लेकिन उन प्लान्स को हटाकर अपने माइंड को खुला रखकर और फिर सोचिए कि क्या यहाँ पर निवेश करना कितना सही है, कितना गलत है। कुछ लोगों के लिए सही रहेगा, तो वहाँ जिनको लगता है कि मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, मैं 5% 10% तक का भी रिस्क नहीं ले सकता। मैं ये तो मानता हूँ कि यदि प्रॉपर्टी अच्छे रेट बढ़ी तो निवेश एमसीएम में भी बहुत अच्छा रह सकता है, लेकिन उसके साथ क्या है आप जानते हैं कि कितना रिस्क है। तो वो रिस्क यदि आप ले सकते हैं तो फिर एमसीएम में जाइए। बाकी मैं डिटेल में इस बात पर अभी बात नहीं करूँगा, और भी वीडियोज़ आएंगे, आपको उनके साथ भी शेयर करूँगा। सो आज के लिए इतना ही था। शुक्रिया, आप लोग लास्ट तक बने रहे, और फिर से मिलेंगे किसी बिल्डर के रिव्यू, किसी लोकेशन के रिव्यू के लिए, या फिर आप जो सजेस्ट करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आपके कॉल मैं बहुत जल्द लेना स्टार्ट करूँगा। फिर से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद।